गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलो स्टार्ट करते हैं। अभिजीत मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, एक बार देख तो मैसेज मिला है कि नहीं। यस सर। ओके सर। आज बाकी लोगों को लग रहा है पढ़ने का मन नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है। वेट करके और फायदा नहीं है ऐसे, इसके बाद मेरा दूसरा क्लास भी है। अच्छा 6:30 से इसके बीच में मैम का क्लास है। श्वेता गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है। अच्छा तो आप सब ज्वाइन कर। गुड इवनिंग प्रिया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सृजिता। सृजिता क्लास है ना सामने থেকে অনলাইন? হ্যাঁ স্যার, একটু শরীরটা খারাপ তাই যেতে পারিনি। আচ্ছা ঠিক আছে অনলাइन। ওকে। ओके चलो स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा देखो आज ना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जो अभी मैं सबको यही ऑफलाइन में बोल रहा था कि जो टॉपिक हम लोग कंपनी लॉ में फ्राइडे वाला क्लास में पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर जो कल चल रहा था, वो टॉपिक ऑलमोस्ट 6 क्लास उसमें हो चुका है। वो वाला टॉपिक मैं आपको उसी क्लास पे कंटिन्यू रखूंगा और इधर मैं एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो लोग नया नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट होने को मिल रहा है। और कुछ लोग ना शेयर कैपिटल डिवेंचर में बोर हो रहा था, बहुत दिन हो गया, तो उनको भी एक नया टॉपिक पढ़ने का मौका मिलेगा और मुझे भी एक अलग टॉपिक में बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीजें मोनोटोनस हो जाता है, बट इट्स गुड। चलो कभी कभी मोनोटोनस भी अच्छा होता है। जिंदगी में सबसे अच्छा चीज क्या है? बोर होना। जब जिंदगी में बोर होना इंसान सीख जाता है ना, और कुछ नहीं चाहिए। चलो तो पॉइंट इज, टॉपिक का नाम क्या है? कंपनी मीटिंग, ठीक है। इसको अलग अलग किताब में कंपनी मीटिंग भी बोलते हैं, इधर नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, से एक ही चीज है, ठीक है। आप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिख के आप नाम लिख दो कंपनी मीटिंग्स बोल के, ठीक है। क्या है सब कुछ, हाँ क्या है एजीएम का होता है, सब कुछ। एजीएम में क्या होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत होता है। और एक्चुअली ये टॉपिक हर कनेक्ट टॉपिक को कनेक्ट भी करता है। जैसे कल हम लोग क्लास में जब पढ़ रहे थे, कल तो वो तो ये क्लास किया था, कल हम लोग एक पॉइंट पढ़ रहे थे ना कि अगर कंपनी को कुछ भी चेंज करना है, ऑल्टरेशन करना है, तो उसमें उसको मीटिंग करना पड़ता है, रेजोल्यूशन पास होना पड़ता है। तो जब कंपनी रेजोल्यूशन पास करेगा तो उसके लिए मीटिंग करना पड़ेगा, है ना। तो उस मीटिंग जैसे वहां पर था ना एनुअल जनरल मीटिंग, है ना, एजीएम, ठीक है। एजीएम एक बहुत बड़ा चीज है सर, एजीएम कंपनी लेवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जिन लोगों को बेसिक सब कंपनी लॉ नहीं पता है वो प्लीज मेरे से बेसिक सब कंपनी लॉ का क्लास एक बार कलेक्ट कर लो, जिसमें एकदम कंपनी लॉ रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बेसिक्स जितना जानना चाहिए जो नॉर्मली फाउंडेशन लेवल में पढ़ा जाता है, वो चीज का भी मैंने बता के रखा। जिसका भी बेस वीक है वो प्लीज कंपनी लॉ का बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं इसी वीक के अंदर आप लोगों को शेयर करूंगा और आप अपने टाइम के हिसाब से उसको एक बार रेडी कर लो, ठीक है। और ये सब जो टॉपिक है ये थोड़ा एडवांस लेवल में धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा नाउ पॉइंट इज दैट हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला टॉपिक जो चलेगा फ्राइडे में। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है कंपनी मीटिंग्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो नोन एज कंपनी मीटिंग्स। सर कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो टॉपिक है, ये सेक्शन क्या कवर करता है कंपनीज एक्ट में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, आप लोगों को एग्जाम के लिए सेक्शन वाइज याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा पॉइंट किस सेक्शन के तहत पढ़ रहे हो। वो अगर नहीं जाना तो लॉ में कुछ नहीं जाना, ठीक है। कौन सा पॉइंट कहां से पढ़ रहे हो सिर्फ टॉपिक जानने से नहीं होगा,
सेक्शन वाइज टॉपिक जानना जरूरी है। ये आप लोगों का मेहनत बढ़ाता है और यही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी सेक्रेटरीज बनाता है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है। इसलिए नॉर्मल बैचलर डिग्री छोड़ के आप लोग इधर क्यों आते हो? कुछ स्पेशल बनने आते हो ना, तो यही है इसका स्पेशलिटी। नॉर्मल बैचलर डिग्री में हम लोग इतना मेहनत नहीं करते। यस ना सर? तो ये जो सेक्शन 88 से 122 का एरिया है, ये कवर करता है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट, जिसके अंदर कंपनी रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट, मीटिंग्स रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आ जाता है। जैसे अगर आप देखते हो यहाँ पर क्या लिखता है, अच्छा ये यहाँ पर और एक चीज है, इसमें सिर्फ सेक्शन का ही मैटर नहीं है, इसमें एक रूल का भी मैटर है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों का ये एक्ट कब आया है सर? 2013 में। इससे पहले भी क्या एक्ट था? यस, कौन सा एक्ट था बोलो? कौन सा एक्ट था? 56, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 था। हम लोग जब पढ़ाई करते थे यही एक्ट में पढ़ते थे। हम लोग क्या, हम लोग के पिछले भी जितना भी लोग पढ़ाई किए हैं कंपनी रिलेटेड, लॉ रिलेटेड, सब 56 का ही एक्ट पढ़ा है। उससे पहले भी था, 1911 का था, वो सब जरूरी नहीं है, क्योंकि उतना पीछे जाने का जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने नहीं तो, अब मैंने क्या बोलते थे, गड्ढा खोदते खोदते कितना पीछे जाएंगे। तो 1956 एक्ट को रिप्लेस करके 2013 एक्ट 2013 में जब से एप्लीकेबल हुआ, उसके बाद भी चेंजेस आया। तो जब एक्ट किसी पर्टिकुलर चीज को प्रॉपरली बोलना भूल जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मे बी 2013 एक्ट के अंदर उस टाइम पे वो पॉइंट समझ में नहीं आया, बाद में रेलिवेंसी हुआ, दो चार पॉइंट अमेंडमेंट करने का मन किया, तो जब पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट ने सोचा एक काम करते हैं, एक्ट के अंदर कुछ रूल डाल देते हैं, और जब उसको पढ़ाया जाएगा तो रूल को मेंशन करके पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्ट जो है वो 88 से 122 के अंदर ही मेनली डिस्कशंस किया गया है। बट अलॉन्ग विद दैट ये कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 को भी कवर करता है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है, जो बात एक्ट में मिसिंग था या फिर ऑन दैट टाइम रेलिवेंसी समझ में नहीं आया था, बाद में जब रेलिवेंसी हुआ तो उसको अलग से एक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बात में एक्ट नहीं बनता। आपको पता है ना हमारे देश में एक्ट कैसे बनता है? एक्ट बनने के लिए संविधान के थ्रू से बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से एक्ट बनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर चेंज करने के लिए फिर भी कंपनीज एक्ट वगैरह बनाना कॉम्पेरेटिवली इजी है, संविधान चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसमें हम लोग का दो हाउस होता है, अपर हाउस लोअर हाउस, है ना, पार्लियामेंट में एक अपर हाउस होते हैं और एक लोअर हाउस होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अपर हाउस माने राज्यसभा, लोअर हाउस माने लोकसभा। एक्चुअली हम लोग जिनको चुन के भेजते हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर जगह से गया, अब लोग अरुणाचल में कितना एमपीज है, तो ठीक है, अरुणाचल से 2 एमपी को भेजा गया, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन एक्चुअली, ठीक है। स्टेट का साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है पॉपुलेशन, और अगर कोई डिस्टिंक्ट मैटर हो तो वो मैटर करता है। तो अरुणाचल से 2 एमपी है, ठीक है। एक्चुअली पोतो इज फ्रॉम अरुणाचल, इसलिए मैंने बोला। देखो इसको पूछते थे, इज फ्रॉम झारखंड, बोलो झारखंड से कितना एमपी है? मेरे को नहीं पता, नहीं नहीं, इससे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, बड़ा स्टेट है, मैंने पॉपुलेशन ज्यादा है, आई थिंक 7-8 तो होगा ही। ठीक है चलो, अभी ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे हमें, चलो हो सकता है 7-8 होगा, ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा। वेस्ट बंगाल से कितना है सर, आप बताओ, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एक स्टेट है सर, बहुत बड़ा स्टेट है, स्पेशली पॉपुलेशन वाइज इंडिया का 7 लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। तो मजाक नहीं है, 10 करोड़ के ऊपर ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ लोग रहते हैं, मैंने दुनिया का बहुत सारा कंट्रीज में आ जाएगा, ठीक है। हाईली पॉपुलेटेड स्टेट, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन हमसे थोड़ा ज्यादा है, पर बिहार का सीट कम है, बिहार में 38 सीट्स है। चलिए, सबसे ज्यादा कहाँ है, कितना? 80 प्लस, हाँ 80 प्लस है, 80 प्लस है, 80 प्लस सीट्स है यूपी में, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट है।
पॉपुलेशन भी बड़ा है, स्टेट भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्टेट है। चलो, तो बेसिकली हमारे देश में कोई भी एक्ट बनने के लिए आपको लोअर हाउस अपर हाउस में पास करवाओ, फिर उसमें दोनों हाउस का समर्थन मिलेगा, देन ओनली एक एक्ट बिल बनेगा। फिर दोनों बिल जब अप्रूवल मिलेगा फिर जाके एक्ट बनेगा। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इज फ्रॉम ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, ऑफ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के ट्राइबल पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं और वो देश का करंट प्रेसिडेंट है। प्राउड, बहुत बड़ी बात है ये देश के लिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये इस चीज से एक चीज का पता चलता है कि ये देश सबका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से ही लोग बार बार बिलोंग करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देश डाइवर्स है और डाइवर्स कंट्री के हिसाब से डाइवर्स नेचर भी होना चाहिए, ये चीज प्रूव हो रहा है। और ये चीज मैंने देखा बीजेपी के लीडरशिप में ही 2 बार हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम, लोग बोलते थे देश में मुस्लिम माइनॉरिटी है, मुस्लिम से लीडर नहीं आ सकते, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी प्रेसिडेंट बीजेपी ने ही बनाया था, ठीक है। एक मुस्लिम राष्ट्रपति देश में फर्स्ट टाइम, हिंदू, क्योंकि हिंदू मेजर कंट्री है, लेकिन फिर भी एक मुस्लिम को देश का प्रेसिडेंट बनाया था ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, ऑन दैट टाइम में उन्होंने रिकमेंडेशन किया था। और इस बार मोदी जी ने रिकमेंड किया इनको। इससे पहले भी एक चीज किया था, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे मुर्मू जी से पहले, द्रौपदी मुर्मू से पहले, रामनाथ कोविंद, ही इज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड, ठीक है, ठीक है, हाँ, तब जाके हुआ था रामनाथ कोविंद, इज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड। तो नॉर्मली ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से पहले हम लोग प्रेसिडेंट देखे नहीं, ठीक है। तो ये एक देश के लिए बहुत ही अच्छी बात। चलो ठीक है, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि यू मस्ट नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि एक्ट बनाना इतना आसान नहीं है, बट हम लोग थोड़ा बहुत रूल चेंज करके किसी भी मैटर को सामने ला सकते हैं देश चलाने के लिए। फिलहाल हम लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं ये देश चलाने का लॉ नहीं है, दिस इज नॉट दी लॉ फॉर दी टू रूल द कंट्री, दिस इज अ लॉ फॉर टू रन दी कंपनी, ठीक है, ठीक है। हम देश चलाने का लॉ नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट मेनली पढ़ेंगे? इसमें हम लोग रजिस्टर के बारे में जानेंगे, बार बार आप लोगों में रजिस्टर के बारे में बोलता हूँ ऐसे। एनुअल रिटर्न, हर कंपनी को ना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी का एनुअल फाइलिंग नहीं हुआ, जैसे अभी इनकम टैक्स फाइलिंग का काम है, ठीक है, वैसा ही कंपनी को भी अपना फाइलिंग करना पड़ता है। कंपनी का जो भी डिटेल्स है उसके साथ अपना सारा बिजनेस डिटेल्स जो एज पर लीगल चीजें गवर्नमेंट ने बोल के रखा है, वो कंपनी को अपने एनुअल रिटर्न के थ्रू से फाइल करना पड़ता है कि कंपनी ने सारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया है, उसका एक फाइलिंग, ठीक है। और ये अगर फाइल नहीं करता है कंपनी, तो ये कंपनी के लिए एक, मैंने क्या बोलेंगे उसको, नॉन कॉम्प्लायंस हो जाएगा। कंप्लायंस का मतलब होता है रूल फॉलो करो, अगर नॉन कॉम्प्लायंस का मतलब रूल फॉलो ना करना हो जाएगा। और अगर वो रूल फॉलो नहीं करेगा तो फिर उस पर पेनल्टी लगेगा। जैसे आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को पता है भरा पड़ा होता है ना मेरे दिमाग में, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, मेरे एग्जाम्पल्स में एक चक्कर है, क्लास स्लो हो जाता है, सिलेबस में देरी हो सकता है, इसलिए मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल कम होगा। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर भी मेरा आदत है और जरूरी भी होता है। जीरोधा को, जीरोधा का नाम सुने सर? क्या कंपनी है? एक ब्रोकिंग फार्म है, स्टॉक ब्रोकिंग फार्म है, फाइनेंशियल कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग फार्म है, ठीक है। तो करेंटली इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फार्म में से एक है। और ज्यादा अभी जीरोधा के बारे में जानने का जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि रिसेंटली जीरोधा को गवर्नमेंट ने फाइन किया। क्या फाइन किया और क्यों फाइन किया? क्यों फाइन किया देखो, मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, कंप्लायंस क्या चीज होता है। कौन फाइन किया? ओहो, इसका मानना है कि इतना फ्री में यूज करने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा, फिलहाल तो मुझे न्यूज को दिखाने दो। एक छोटा सा खबर दिखाएंगे बच्चे लोगों को, तुमको प्रीमियम चाहिए। एमसीए, कौन होता है एमसीए आपको पता है? कल भी दिखाया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स has imposed a maximum penalty of 5 lakh on the company itself, while founder नितिन कामत बने जीरोधा का ओनर, डायरेक्टर राजना भुवानेश, सीईओ विशाल
Virendra Jain received the maximum penalty 4 lakh, 5 lakh, 3.45 lakh respectively. तीनों को पेनल्टी ठोका है, डायरेक्टर को माने कंपनी का फाउंडर को, कंपनी के सॉरी डायरेक्टर भी अलग से है राजाना भुवनेश को, और वीरेंद्र जैन को सीईओ है। क्यों पेनल्टी किया? क्योंकि इन्होंने सीएफओ अपॉइंट नहीं किया था। इनका सीएफओ अपॉइंट करने का, सीएफओ माने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, The Ministry of Corporate Affairs has imposed penalties on Zerodha Asset Management Private Limited and its key directors, including founder Nitin Kamath, failing to appoint chief financial officer within a stipulated time frame, thereby violating the law. समझा करो, आप लोगों का पढ़ाई क्या है समझा करो, मैं रोज यही आपको, ठीक है। On January 9, 2024, Zerodha Asset Management filed a suo motu application. Suo motu application माने own motion से, suo motu माने own motions, ठीक है। Admitting that they had not appointed a CFO, violating section 203 of the, ये लोग खुद एप्लीकेशन किया कि हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है, खुद ही एप्लीकेशन किया, ठीक है। This law requires companies like Zerodha, which are deemed public companies, with a paid up share capital exceeding 10 crore, माने एक्चुअली ये प्राइवेट है बट इनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो इनको गवर्नमेंट ने पब्लिक कंपनी के हिसाब से भी देख लेता है। टू हैव ए फुल टाइम की मैनेजरियल पर्सन, माने इसका हमेशा केएमपीज होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, जिसमें सीएफओ भी एक केएमपीज है, जैसे केएमपीज में कंपनी सेक्रेटरी भी एक केएमपीज के अंदर आता है, सीईओ सीएफओ दे आर ऑल केएमपीज, डायरेक्टर्स दे आर आल्सो केएमपीज, ठीक है। केएमपी माने की मैनेजरियल पर्सनल, इसके बारे में मैं नॉर्मली कहाँ बताता था, तो जहां पर मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ उस पॉइंट में मैं ये सब चीज को कवर करता हूँ, क्योंकि वहां पर डेफिनेशंस होते हैं केएमपीज क्या होता है नहीं होता है, तब मैं थोड़ा किस्से कहानी सुनाता हूँ केएमपीज का। ऑब्वियसली नॉर्मली डायरेक्टर वही होता है ज्यादातर केस में जो कंपनी का ओनर या फाउंडर लेवल में होते हैं, लेकिन अगर फाउंडर ओनर जो है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनना चाहता क्योंकि उनको बिजनेस का दिमाग में ज्यादा इच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का इच्छा नहीं है, तो इन दैट केस वो डायरेक्टर नहीं बनता। जैसे निखिल कामत यहाँ पर जो है, ये जो निखिल कामत और नितिन कामत दो भाई एक्चुअली, ये लोग ना तो डायरेक्टर है ना तो कुछ, ये लोग फाउंडर है बेसिकली। ये डायरेक्टर किसी और को अपॉइंट करके रखा, हाँ चेयरमैन है क्योंकि यही कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो जैसे रिलायंस का चेयरमैन जैसे मुकेश अंबानी होते हैं, ठीक है। टाटा का चेयरमैन टाटा नहीं है सर, टाटा का तो एक्चुअली फैमिली नहीं है ना, टाटा का अपना फैमिली तो है नहीं, रतन टाटा जी ने तो शादी नहीं किया, तो टाटा इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो बेसिकली फैमिली ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से नहीं चलता है कि मेरे बाद मेरा बेटा कंपनी का मालिक बनेगा। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर नॉट फॉलोड बाय टाटा। इसलिए टाटा का चेयरमैन कौन है? टाटा का चेयरमैन का नाम है, साउथ इंडियन है, कुछ नारायण, कुछ नारायण, नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, समथिंग नारायण, ठीक है, आप तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टाटा ग्रुप से ही नहीं है, मैंने टाटा का फैमिली ग्रुप से नहीं है, फिर भी टाटा का चेयरमैन बना। जो भी हो, आपको करेंटली जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा था कि सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट के थ्रू से मैंडेट्स दैट कंपनीज ऑफ सर्टेन साइज must have full-time key managerial personnel, including a CFO, company secretary, and Rule 8 of companies remunerations of managerial personnel के थ्रू से ये रूल लागू होता है। समझ में आ रहा है सर? ऐसा ये सेक्शन अभी तक हम लोगों ने पहुंचा नहीं, बट जहां ये सेक्शन लागू हो जाएगा आपको समझ में उस टाइम पे भी आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर कौन सा रूल बोला है, रूल 2014 अभी बोल रहा था तो, है ना, आ गया ना, ऐसा ही आ जाएगा, सब मैच करना चाहिए जिंदगी के साथ, ठीक है। स्पेसिफाई दैट एनी पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर मस्ट कंप्लाई विद द, अब और जानना है गूगल करो, जैसे मैंने ढूंढा ढूंढो और जानो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हो क्या रहा है। चलिए पढ़ते हैं। इसलिए जब आप लोग कंप्लीट की सब पढ़ाई कर लोगे ना, सीरियसली मैंने इकोनॉमी में क्या हो रहा है ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए बाकी लोग जब समझने का कोशिश करेगा कि भाई बंदा ने क्या किया, उससे पहले आप समझ जाओगे कि कहाँ प्रॉब्लम है क्या है, क्योंकि ये इतना डेप्थ का पढ़ाई है। ये सब जो प्रोफेशनल स्टडीज है, ये प्रोफेशनल स्टडी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको बहुत डेप्थ में लेके जाता है।
और इतना डेप्थ में लेके जाता है कि रियल लाइफ में किस कंपनी के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर बात पे सीए सीएमए का ग्रिप ऑलवेज एडवांस लेवल में होता है। ठीक है, चलो जो बता रहा था अच्छा बात है, सामने आएगा। अच्छा, फिर हम लोग मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मीटिंग करने से पहले कंपनी को कुछ फॉलो करना पड़ता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग। फिर आ जाते हैं कोरम, चेयरमैन ऑफ द वोटिंग। ठीक है, चेयरमैन कैसे बनेगा, वोटिंग कैसे होगा, मीटिंग्स कैसे होगा, रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, और मीटिंग करने के बाद मिनट्स को कैसे देखा जाता है, मिनट्स बनाया कैसे जाता है, ये तो इंग्लिश है। ठीक है, यानी मिनट्स जो है, जैसे आप लोग बचपन में नोटिस लिखना सीखते थे ना, ठीक है, रिपोर्ट लिखना सीखते थे, वैसा मिनट लिखना क्या होता है, ये पहले सीए के सिलेबस में होता था, अभी न्यू सिलेबस में तो और है नहीं। ठीक है, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में मिनट्स कैसे लिखा जाता है ये पढ़ा जाता था। आजकल आजकल ये बेसिक इंग्लिश का पार्ट है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पार्ट है कि कंपनी मिनट्स कैसे लिखा जाता है। इन सिंपल मिनट्स अगर किसी को जानना है तो पुराना सीए फाउंडेशन का सिलेबस का पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करके भी आप वहां से आराम से देख सकते हो, क्योंकि उधर बहुत बहुत सुंदर से दिया हुआ है। सीएस के मटेरियल में भी मैंने देखा बट अच्छे से दिया नहीं है। ठीक है, सीए के मटेरियल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि कैसे मिनट्स लिखा जाता है। ठीक है, मिनट्स क्या होता है सर? मिनट्स मीटिंग में जो डिस्कशन होता है, मीटिंग में जो डिस्कशन होता है, उस डिस्कशंस को एक शॉर्टन फॉर्मेट में लिखने का जो तरीका है, दैट इज नोन एज मिनट्स। और ये मिनट्स क्या है? मिनट्स और कुछ भी नहीं कि जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया वो लोग बाद में मिनट्स चेक करके मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है उसके बारे में जान सकता है। या फिर बाद में अगर किसी को मीटिंग का डिटेल्स जानना है शॉर्ट में, तो वो इस तरह से हर चीज को चेक कर सकता है। माने बाद में मानो कि बहुत दिन हो गया, शायद हो सकता है कि मैंने पहले मीटिंग अटेंड किया था बट बाद में भूल गया, तो मैं मिनट्स चेक कर लूंगा। उसके लिए फीस होता है मिनट्स चेक करने के लिए, तो मिनिमम जो फीस होगा कंपनी में पेमेंट करूंगा और मैं मिनट्स चेक करके देख लूंगा कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है। नॉर्मली कौन देखना चाहता है? जो कंपनी का शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होते हैं, और किसको क्या दिलचस्पी है ना? ठीक है, और किसी को दिलचस्पी होगा भी नहीं सर। जैसे फैमिलीज में मैटर में, जैसे आपके फैमिली मैटर में मेरा दिलचस्पी होगा बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, तो आपकी फैमिली में कुछ भी हो, यू आर इंटरेस्टेड पार्टी, नॉट मी, आई एम द आउटसाइडर। सेम टू सेम मेरे फैमिली में क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम ए मेंबर ऑफ माई फैमिली, सो मेरे को दिलचस्पी है, चाहे वो बने बैड मैटर हो, गुड मैटर हो, डजेंट मैटर, बट मेरे को इंटरेस्ट है उसमें। सिमिलरली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है या कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ये दो पार्टी को इंपॉर्टेंट होता है, या तो जो ऑलरेडी मेंबर है या फिर जो प्रोस्पेक्टिव मेंबर है। प्रोस्पेक्टिव मेंबर माने प्रोस्पेक्टिव मेंबर माने जो अभी शेयर होल्डर बना नहीं पर बनना चाहता है, इन फ्यूचर वो इंटरेस्टेड है। इट्स लाइक सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। जैसे मानो कि गोपाल का शादी होगा, ठीक है, तो गोपाल का जिससे शादी होगा तो अभी वो गोपाल का फैमिली अभी उससे जुड़ा नहीं है ना? लेकिन अगर गोपाल से जिनका फैमिली में शादी होगा, ठीक है, तो वो इंटरेस्टेड पार्टी हो जाएगा ना कि गोपाल की फैमिली में क्या चल रहा है, भले ही वो अभी तक मेंबर नहीं बना। ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्टेड होगा कि गोपाल की फैमिली में क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम ए प्रोस्पेक्टिव मेंबर। यानी गोपाल का जो फादर इन लॉ होगा, जो मदर इन लॉ होगा, ठीक है, जो वाइफ इन लॉ होगा वाइफ इन लॉ नहीं बोलता है ना, वाइफ बोलते हैं, वाइफ इन लॉ नहीं बोलते। प्योर अब बोले, इसलिए हम लोग इंडियन कॉन्सेप्ट अच्छा है। इंडियन कॉन्सेप्ट में कोई इन लॉज नहीं होता। इन आवर इंडियन कॉन्सेप्ट देयर इज नो इन लॉज, इट्स ऑल प्योर, एक नाम होता है उसका, है ना? फॉरेन कॉन्सेप्ट में लॉज, इसलिए इन लॉज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मीटिंग्स, रेजोल्यूशन, मिनट, सब चीज इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है। तो कंपनी चलाने का पूरा प्रोसेस कैसे होते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा। और अगर बोलोगे बोलोगे नहीं, ऐसे ही आप बोलो ना बोलो, मैं दिखाता रहूंगा। जैसे ये बिना बोले ही दिखा दिया कि कैसे होते हैं अगर कंप्लायंस फॉलो नहीं होता, ऐसे ही कोई ना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोल के दिखा दूंगा कंपनी का मीटिंग का क्या खेल होता है। अगर एक बार पढ़ लिया ना तो चैप्टर चुटकी का खेल। ठीक है, सो लॉ से डरना नहीं है, लॉ को एंजॉय करना है और लॉ का यूज समझना है। देखो, तो क्या बोलते हैं सर, ये चैप्टर 7 में बोला है। चैप्टर 7 मैंने आपकी किताब का 7 नहीं,
ये लॉ का चैप्टर 7 है, कंपनीज लॉ का। कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 88 टू 122 एज वेल एज द कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। ठीक है, और ये रूल का यूज अभी आपको मैंने जीरोधा के केस में दिखाया। ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये बात मैं कल भी बोल रहा था क्लास। ठीक है, सब बात देखो, रोज हर क्लास में एक ही बात कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा कि जो बिजनेस बनाते हैं और जो बिजनेस चलाते हैं, मैं सॉरी, जिस नाम पे बिजनेस बना है दोनों अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको जीरोधा का एग्जांपल दे रहा था। जीरोधा एक कंपनी है, करंटली प्राइवेट मोड पे चलता है, पब्लिकली नहीं आया। जीरोधा कंपनी एक है और जीरोधा का फाउंडर कौन है? नितिन कामत। ठीक है, तो नितिन कामत इसका फाउंडर है। नितिन कामत से जीरोधा अलग है। जीरोधा आज एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, जब कंपनी ने गलती किया है, यहाँ पर कंपनी ने कंप्लायंस में प्रॉब्लम किया है ना, सेक्शन 203 के तौर पे, सेक्शन 203 के तौर पे, तो 9 जनवरी को इसने सुओ मोटो एप्लीकेशन दिया और क्या बोला? एडमिटिंग दैट, और ये चीज को एडमिट किया दैट दे हैड नॉट अपॉइंटेड अ सीएफओ वायलेटिंग सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट। ऐसा थोड़ी बोला है कि नितिन कामत ने वायलेट किया। कंपनी ने बनाया, कंपनी को बनाया कौन? नितिन कामत। ठीक है, बैंगलोर का बंदा है सर, काफी दिमाग वाले बंदे हैं। नितिन कामत एंड निखिल कामत, दो भाई है। इसका कहानी कभी पढ़ना गूगल करके, यूट्यूब करके, कि कैसे ब्रोकिंग फार्म बनाया मार्केट से एक पैसा उधार ना लेकर, विदाउट टेकिंग अ सिंगल लोन। ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी सिंगल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी लार्ज इन्वेस्टर्स, दे बिल्ड अ $1 billion कंपनी without any investment, without any loan. The build a $1 billion company. कैसे बना दिया सर? ये एक अलग कहानी है अपने आप। ऐसे मैं इन लोगों को जानता हूँ फ्रॉम 2012, जानता हूँ इन द सेंस नॉट पर्सनली, ठीक है, जानता हूँ इन द सेंस कि ये लोग कुछ करेगा। ठीक है, मैंने कुछ एक कोई एक आ रहा है जो आगे देश का फ्यूचर का एक बहुत बड़ा खेल बनेगा। ठीक है, जब इनको कोई नहीं जानता था, मैंने नॉर्मल लोग तो जानता नहीं था, अभी नॉर्मल लोग जानते हैं इनको। ठीक है, स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन उस टाइम पे कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैटर में जीरोधा को नहीं जानता था। मैं अपने भाई को फर्स्ट टाइम बोला था 2012 में कि अगर स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करेगा तो जीरोधा में करो। तो बोलते हैं मार्केट में क्या बड़ा बड़ा कंपनी है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, हाँ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, हाँ, मोतीलाल ओसवाल, फिर आनंद रथी, बहुत सारा कंपनी का नाम भाई मेरे को लिस्ट सुना रहा था। मैं बोला तुम जीरोधा करो, ये जीरोधा 10 साल बाद इंडिया का फ्यूचर बनेगा। बोले अरे क्या बात करता है। फिर बाद में वो मेरे को एग्री किया, एडमिट किया कि भाई तुम बोला था, क्योंकि मैं बहुत देख लिया था उस टाइम पे कि कुछ तो आने वाला है। जो भी हो, करेंटली मेरा पॉइंट ये था कि जीरोधा अलग है और जीरोधा का मालिक अलग है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं बोला कि कंपनी के, यहाँ पर ये नहीं बोला कि निखिल कामत ने वायोलेशन किया। क्या बोला? कंपनी ने वायोलेशन किया, निखिल कामत ने वायोलेशन नहीं किया। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी ना होता तो फिर क्या बोलते? कंपनी का ओनर ने वायोलेट किया है ना। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ना होता तो यही बोलते कि निखिल कामत इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स, नॉट फॉलोइंग द कंप्लायंस। क्या समझे? सर बेसिकली यहाँ पर अगर कंपनी के पास 5 लाख का फाइन आ रहा है तो कंपनी का जो एसेट होल्ड कर रहा है वो कुछ ले आएगा नहीं, ये पर्सनली लायबल हुआ निखिल कामत। एक्चुअली यहाँ पर निखिल कामत कैसे लायबल हुआ? कंपनी को ये जो पेनल्टी लगा है ना, ये पर्सनली एज एन ऑफिसर लायबल हुआ है। वो एज एन ऑफिसर लायबल हुआ है, डायरेक्टर, ये सब एज एन ऑफिसर लायबल हुआ है। कंपनी के फंड से नहीं जाएगा, अपने पॉकेट से जाएगा। तो वो 5 कौन सा 5 लाख? कंपनी हाँ, कंपनी को भी जो लोग वो कंपनी भी देगी। Maximum penalty of 5 lakh on the company itself, while founder Nikhil Kamat, director received the maximum penalty of 4, 5, 3.45 lakh respectively. कंपनी को जो लगा वो कंपनी के फंड से जाएगा। ठीक है, और पर्सनली एज एन ऑफिसर ये लोग जो गलती किया है उनके लिए इन लोग हो जाएगा,
यानी ये लोग पर्सनली जो लायबिलिटी बनाया ना सर, ये एक्चुअली एज ए पर्सन नहीं, ये एज एन ऑफिसर ऑफ दैट पोस्ट, कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका था। सीएफओ को ज्वाइन करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, और बोर्ड का मेन मेंबर कौन है, यही लोग है ना। सर हम अपना सारा सारा कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को, इससे मेरे पास 1 करोड़ शेयर हाँ हाँ सारे मेरा शेयर होल्डर से बटा हुआ है। हाँ और नहीं मतलब मेरा शेयर होल्डर्स है और मेरा एम्प्लॉइज है, हम अपना एम्प्लॉइज को भी शेयर बांट दें, सब कुछ बांट दें। अब शेयर होल्डर कितना है उतना एम्प्लॉइज है, और एम्प्लॉइज के पास भी शेयर है, सबके पास बराबर है। तो सबके पास शेयर होल्डर होगा, हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। या फिर हम सिर्फ शेयर मतलब जो हम शेयर देके रखते हैं। नॉर्मली जो एम्प्लॉय होगा ना, जो एम्प्लॉय होगा वो कभी भी मैनेजमेंट टीम का पार्ट नहीं बन सकता, बोर्ड का पार्ट नहीं बन सकता, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। माने तुम अगर एम्प्लॉय हो, जैसे डायरेक्टर को भी ESOP वगैरह दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम एम्प्लॉय को भी शेयर होल्डर बनाओगे तो इट्स ओके कि वो शेयर के थ्रू से काम करेगा, लेकिन वो लोग ऐसे वोट वगैरह नहीं दे सकता ना प्रॉपरली। जनरल शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा। ये सब तो स्पेशल केस है, एम्प्लॉय को जो स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है, ये स्पेशल केसेस ऑफ कॉन्सेप्ट। नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होना पड़ता है साधारण लेवल में, स्पेशल केसेस वाला लोग कंपनी नहीं चला सकते। कंपनी चलाने के लिए ऑर्डिनरी लेवल में रहना पड़ेगा। स्पेशल केस में कंपनी का शेयर तुम होल्ड कर सकते हो विद स्पेशल कंडीशंस, पर ऑर्डिनरी लेवल में कंपनी एक डेमोक्रेटिक वे में चलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर काम करता है वो तो किसी भी तरह से मैनिपुलेट हो सकता है। पर ऑर्डिनरी लोग, आज मैं शेयर होल्डर रहूंगा, कल मैं शेयर होल्डर ना भी रह सकता हूँ, मैं शेयर छोड़ के जा भी सकता हूँ, बट मेरा अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तब तो मेरे को लगेगा भाई मेरे पेट पे लात पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। पेट पे लात मैंने, समझ रहे हो ना, अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे को सैलरी नहीं मिलेगा ठीक है, तो वहां पर मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये लोग कभी भी कंपनी का मैटर में डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेगा अपने फेवर में लेगा, समझ रहे सर। इसलिए एम्प्लॉय वगैरह को तुम शेयर तो दे सकते हो एज पर द रूल्स, जितना लिमिटेशन है। ESOP में सारा शेयर थोड़ी बांट सकते हो। जैसे ESOP हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, शेयर कैपिटल डिवेंचर में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वेट इक्विटी शेयर्स एटसेट्रा, ये सब जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, थोड़ी ना कि सारा शेयर दे सकते हो। तो सम पार्ट्स ऑफ दी शेयर्स जो तुम ESOP के तौर पे या इसके तौर पे स्वेट इक्विटी के तौर पे दे सकते हो। कंट्रोल नहीं जा सकता। शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट अलग लेवल में चलेगा, ऑर्डिनरी लेवल में चलेगा। चलो ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय द मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स थ्रू रेजोल्यूशन पास्ड ऑल द वैलिडली हेल्ड मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग करेगा, वहां पर डिसीजन होगा, और तब जाके कंपनी चल पाएगा। द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स। डे टू डे एक्टिविटी कौन चलाते हैं, डायरेक्टर्स। वो कलेक्टिवली एक्ट थ्रू BOD। जो कलेक्टिवली कैसे एक्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने डायरेक्टर्स जितना सारा रहेगा कंपनी चलाने के लिए, अलग अलग नाम पे चलता है, ठीक है। ओनली डायरेक्टर्स का भी काफी सारा, अगर आपको मैं किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन करके दिखाऊं, ये कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी रहता है, और जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स खत्म होता है, इसमें कुछ लोगों का अप्रूवल रहता है। ये देखो, जैसे ये हीरो मोटर का है, दिखाई दे रहा है ना सबको, दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा और जूम करें। ये लोग कौन है, डेलॉयट हस्किंस ऑडिटर है। ये लोग कंपनी का नहीं है, एक्सटर्नल पार्टी है, बाहर से आके कंपनी का मैटर चेक करके जाता है, ठीक है। अंदर वाले लोग इधर है, पवन मुंजल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड WTD फुल टाइम डायरेक्टर्स। टीना त्रिखा चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी का भी है, एज वेल एज डायरेक्टर है, वन ऑफ दी। डायरेक्टर होगा तो D नंबर होता है, जैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, अदरवाइज तुम डायरेक्टर नहीं कहलाओगे।
प्रदीप क्या बोला, डिनोदिया, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनका भी देखो डी नंबर है, ठीक है। इसके अलावा केएमपीस के रूप में निरंजन कुमार गुप्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो दोनों ही काम संभालते हैं। और धीरज कपूर कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, they are KMPs, की मैनेजरियल पर्सनल। डायरेक्टर भी KMPs के अंदर काउंट होता है, बट डायरेक्टर बेसिकली कंपनी के ओनर साइड से होता है, प्रोमोटर साइड से होता है, मैंने जो कहीं ना कहीं कंपनी चलाने का डिसीजन मेकर मेनली यही लोग हैं। और ये जो CEO CFO है, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट बेसिकली ये बिजनेस इनका नहीं, अपॉइंट किया जाता है, बट मेनली बिजनेस इन्हीं का है। ये है कंपनी सेक्रेटरी, इनका भी बिजनेस नहीं है, ये भी अपॉइंट करके आया है, पावरफुल है, बोर्ड का मेंबर है, बट इनका बिजनेस नहीं है जनरल, ठीक है। ये सब क्या है ना, किताब से पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, वास्तव में देखोगे तो जल्दी घुस जाएगा माथा। मुझे किताब पढ़ने में मैं मना नहीं करता, बुक्स तो इंपॉर्टेंट है, बुक्स सोर्स ऑफ नॉलेज तो बुक्स ही होते हैं, लेकिन बुक्स में पढ़े हैं देयर इज रिवर होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। कुछ होते हैं जो आइस गल के होते हैं, कुछ होते हैं जो बारिश के पानी से होते हैं, लेकिन कभी जिंदगी में देख लिया ना कि आइस गलने वाला रिवर कैसे होते हैं, जिसने ब्रह्मपुत्र देख लिया जो आप लोगों के उधर है, जो हमारे इधर है गैंजेस देख लिया, वो ना नदी देखा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो बस पढ़े रह गया, अच्छा देयर आर सम रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कावेरी, कावेरी भी आइस ग्लेशियर से नहीं आता है, कावेरी नॉर्मल पहाड़ से आता है, ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र आता है, गंगा आता है, और सी आता है, सिंध आता है, जो मैक्सिमम पाकिस्तान में चला गया। हाँ, यमुना भी, हाँ यमुना भी ग्लेशियर से आता है, झरना से आता है, ग्लेशियर्स गल के तो बस यही 3-4 है, हाँ, क्योंकि हिमालय से जितना आता है, ठीक है। तो चीज जस्ट मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि बुक्स में तो पढ़ लिया, पर अगर जिंदगी में भी देख लिया, ठीक है, तो वो अलग ही मजा आता है, वही एक्चुअली नॉलेज का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। वैष्णो देवी साइड में नहीं पड़ता, गंगोत्री पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है। वैष्णो देवी तो आपका आ जाएगा जम्मू में आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें देखना है उत्तराखंड जाओ, उत्तराखंड में देयर इज नहीं, नेपाल साइड में जाने का जरूरत नहीं है, ये पूरी भारत के अंदर ही है, नेपाल बॉर्डर में जाने का जरूरत नहीं है। एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री, ठीक है, वहां पर एक जगह आता है, वो तुमको सीधा लेके जाएगा, जमुनोत्री भी एक होता है और एक गंगोत्री भी होता है, और एक जगह है जहां पर दोनों आके मिलता है, अलकनंदा और गंगा, ठीक है, दोनों मिल के फिर जाके उसका आगे का धारा का नाम होता है गंगा, और दोनों का कलर भी अलग है। वो जगह अगर कभी जिंदगी में पहुंच गए तो एक अलग ही फीलिंग आएगा, दोनों रिवर मिल रहा है और फिर आगे जाके वो गैंजेस बनता है, ये उत्तराखंड में है, देवभूमि बोलते हैं, ठीक है। देखो देखो कभी जाओ भी, ऑल्सो जाओ भी, जब भी मौका मिले जिंदगी में, सोलो जाओ, हाँ, वो सब में क्या होता है, सिर्फ खान पान और खत्म, हाँ কি হয়েছে, রুদ্রপ্রয়াগে যেটা হয় মিলে ওটাই বলছেন না? হ্যাঁ রুদ্রপ্রয়াগ जगह का नाम मेरे को ऋषभ ने बताया, यस ऋषभ, रुद्रप्रयाग, ওখানে একটা অলকানন্দা আর একটা কি ভাগীরথী, হ্যাঁ স্যার, अलकानंदा, अलकानंदा एंड भागीरथी, 2 रिवर मिलके बनता है, एक्चुअली गंगा तो शुरू से ही है, बट वहां पर 2 अलग अलग नाम से आते हैं और दोनों अलग सोर्स से आता है, जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। चलो ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन सोर्स को जानने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल, हाँ वो जो तुम बोल रहे हैं ना होता है ऋषिकेश में, राफ्टिंग ऋषिकेश में होता है, उसके लिए तुमको हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाना पड़ेगा, तो तुमको बहुत सब चीज मिलेगा, जानना
अच्छा देखो, तो पॉइंट इज दैट कि आपने देखा कि डायरेक्टर कैसे काम करते हैं हीरो के एनुअल रिपोर्ट में, है ना? So the day-to-day affairs of the company are managed by the directors who collectively act through board of directors. The board performs its role within powers granted to it. Certain powers can be exercised by the board on its own and some of its consent of the company at the general meeting. माने कुछ चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करके काम करते हैं और कुछ चीजें जनरल मीटिंग में डिसीजन होता है। जनरल मीटिंग इन द सेंस वहां पर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है? कंपनी का जैसे शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर में हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं कि शेयर कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक कंपनी में लाखों शेयर होल्डर हो सकता है, ठीक है? जैसे रिलायंस के शेयर होल्डर मैं भी, मेरे को भी वोट देने के लिए ये बुलाते हैं, मेरे को इन्विटेशन देते हैं, ठीक है, कि जाओ कंपनी का मीटिंग होगा, सुन के आओ, खाना पीना भी करके आओ, ठीक है? होता है, कोलकाता में भी होता है, ठीक है? मैं कभी जाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी ऐसा रहता है और उतना मौका भी नहीं मिलता, और मेरा जाने का कोई वैल्यूएशन भी नहीं, क्योंकि मेरा वोट से कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि रिलायंस का टोटल शेयर कैपिटल इंडिया का लार्जेस्ट शेयर कैपिटल कंपनी है, इसका मार्केट शेयर कैपिटल सबसे हाई है, मैंने लाखों करोड़ों का शेयर कैपिटल इसका, ठीक है? अब उस लाख करोड़ का शेयर कैपिटल में मेरे पास मान लो रिलायंस का 100 शेयर है, ठीक है? तो क्या ही परसेंटेज में आता है? 0.0000000 कैलकुलेटर में लास्ट में 1 भी दिखेगा भी नहीं, ठीक है? सो मैटर नहीं करता, लेकिन रूल वाइज अगर देखा जाए तो मैं जा सकता हूं, अगर मैं कंपनी का एक भी शेयर होल्ड करता हूं तो भी मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूं। वोटिंग पावर नॉर्मली आता है जब आपका कंपनी का टोटल शेयर का एटलीस्ट 1% होल्डिंग हो, तो वो वोटिंग मैटर कुछ मायने रखता है, अदरवाइज वो वोट का कोई मैटर नहीं, ठीक है? सो पॉइंट इज दैट कि कंपनी जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे को जो मीटिंग के लिए बुलाते हैं ना, मैं दिखाऊंगा कभी आपको, ठीक है? रेडी रखूंगा, दिखाऊंगा। अभी मीटिंग के क्लास में ऐसे क्या क्या होता है नहीं होता है सब ऑटोमेटिकली बात आएगा। अच्छा, द बोर्ड परफॉर्म्स इट्स रोल्स विद पावर्स ग्रांटेड टू इट, सर्टेन पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑन इट्स ओन एंड सम ऑफ द कंसेंट ऑफ द कंपनी एट द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग इसीलिए इसका नाम है जनरल मीटिंग, क्योंकि जनरल मीटिंग में जनरल लोगों से भी बात होगा, जो पावर में नहीं है, जो सिर्फ शेयर होल्डर है, उनसे बात करके डिसीजन लिया जाएगा, और इनका बहुत पावर है। एक्चुअली जो डायरेक्टर्स पोस्ट में बैठा हुआ है ना, वो डायरेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी डिसीजन लेता है नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, समझ रहे सर? ठीक है? सो जैसे नॉर्मली इट्स सेम लाइक अ कंट्री रनिंग, ठीक है? जैसे देश चलता है, इस सेम फीलिंग्स में चलता है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ही भले ही कंट्री को रन कराते हैं गवर्नमेंट में, जैसे करेंटली कौन है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है ना, तो उसमें मेन बंदा कौन है? मोदी जी, ठीक है? नाउ पॉइंट इज दैट कि अभी मोदी जी एंड मोदी जी का जो भी और भी साथी हैं, जैसे अमित शाह जी, ठीक है, राजनाथ सिंह, जो भी अलग अलग है, ठीक है? हाँ बोलो। योगी, योगी तो यूपी से है, ठीक है, वो तो यूपी में सेंट्रल का बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह के एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर लंबा लिस्ट है, ठीक है? सो माई पॉइंट इज दैट कि यही लोग बोर्ड में बैठा हुआ है, दे डिसाइडेड आवर फ्यूचर, है ना? दे एक्चुअली डिसाइड आवर फ्यूचर, बट इनका फ्यूचर कौन डिसाइड किया? वी द पीपल। थोड़ा सा हिल जाता है इस बार, मोदी जी का सत्ता खत्म हो जाता, फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं पाते, और अगर मोदी जी नहीं बन पाते तो इनका सहपाठी जो है, ठीक है, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, सबका, ठीक है, सब डंडा गोल हो जाता है ना? तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि बोर्ड में कौन बैठेगा ये डिसाइड ऑर्डिनरी लोग ही करते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग डिसीजन नहीं लेते, इसलिए डिसीजन मेकिंग पावर हम किसी को देते हैं जो पावरफुल होते हैं। जो पावरफुल होते हैं हम उनको डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं कि भाई चलो हम तो नहीं कर सकते बट आप डिसीजन लो और कंट्री को रन करो। सेम टू सेम यहाँ पर जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं, जो कंपनी का फाउंडर है, जो कंपनी में करेंटली सीएफओ है, सीईओ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, होल टाइम डायरेक्टर्स है, ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। ये सब क्या करते हैं? कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि कंपनी आगे का कोर्स क्या करेगा, उसका कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइड करता है, समझे? इसलिए मीटिंग बहुत वाइटल चीज है। मैंने जस्ट आप इमेजिन करते रहो, देश चलाना कंपनी चलाने में फर्क नहीं, कॉन्सेप्ट जो इकोसिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम है।
तो क्या कहते हैं द मीटिंग सर्व एज द फोकल पॉइंट फॉर द शेयर होल्डर्स। फोकल का मतलब क्या होता है बोले तो सेंट्रल। जब कोई चीज पे मेनली फोकस किया जाता है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, जो होता है उसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। द मीटिंग सर्व एज द फोकल पॉइंट फॉर द शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट एंड गिव देयर डिसीजन ऑन द एक्शन टेकन बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या करेगा नहीं करेगा ये मीटिंग पे डिसाइड करता है। माने ये नहीं कि मीटिंग क्या होता है जान लो और डेफिनेशन जान लिया खत्म हो गया, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीटिंग, ये मीटिंग क्या है, इस मीटिंग का क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जैसे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ऐसा तो आप कंपनी की वेबसाइट में जाओगे भी वहां पर भी मिलेगा, बट जस्ट मैं आपको एजीएम का जस्ट मैं एक डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ। जो लोग जैसे हम लोग जैसे लोग जो शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड बहुत ज्यादा रहते हैं, तो शेयर मार्केट वाले बंदे को ना बहुत जानना जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्ड करेगा ना, तो कंपनी क्या मीटिंग करेगा, या फिर वो कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर है, तो कंपनी का क्या डिसीजन होने वाला है बिजनेस के बारे में, वो कहाँ डिसाइड होता है बोले तो जनरल मीटिंग। ठीक है, ये देखो रिलायंस ने लास्ट एजीएम किया था 28 अगस्त 2023 में, देख पा रहे सर? उसका अनाउंसमेंट किया था 4 अगस्त को और हुआ था 28 अगस्त को। फिर से उसका मीटिंग का टाइम हो रहा है। ठीक है, फिर से मीटिंग का टाइम हो रहा है, फिर से मीटिंग होगा। उससे पहले देखो 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है, उससे पहले देखो 24/6/2021 को हुआ था। इस तरह से कंपनी अपना एजीएम कब करेगा, उसमें क्या डिसीजन होगा, एवरीथिंग। इवन मीटिंग में ये भी बताया जाता है कि पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, मैंने अगर मानो कंपनी, जैसे हम लोग कल कॉल मनी के बारे में बात कर रहे थे, आप लोग तो कॉल मनी जानते हो ना, कैपिटल कॉल्ड अप नहीं होता। ठीक है, जैसे मानो कंपनी का टोटल 10 टका का फेस वैल्यू है, कंपनी ने 10 में से 5 टका एप्लीकेशन में मांगा, आप लोग अकाउंटेंसी में किए हो ना सर, फिर +3 बाद में अलॉटमेंट में मांगा, लेकिन अभी भी मानो 3 टका बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यू है ना। फिर जब वो कॉल्ड अप होगा और फिर जब फुल्ली पेड अप हो जाएगा, फिर वो शेयर इशू माना जाएगा, इशूड कैपिटल माना जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल along with प्रीमियम, ये मीटिंग में डिसीजन होता है कि हम पेमेंट के लिए मांगे कि ना मांगे, यही सब होता है मीटिंग में। कितना डिविडेंड दिया जाएगा, ये देखो डिफरेंट मीटिंग में डिफरेंट मेन डिस्कशंस होता है। जस्ट टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग में ये सब चीज आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये देखो 2015 के मीटिंग में एजीएम में बोला गया था कि 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था। डिविडेंड का रेट भी बोल दिया ₹10 पर शेयर। दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको इंडिपेंडेंट सोर्स से दिखा रहा हूँ। ये कौन सा सोर्स है, मनी कंट्रोल जैसे साइट है जहां से लोग नॉर्मली शेयर मार्केट रिलेटेड डेटा फाइंड आउट करते हैं। अब ये शेयर मार्केट रिलेटेड डेटा फाइंड आउट करने के टाइम पे कंपनी मीटिंग में क्या करेगा नहीं करेगा, ये हम लोग जैसे शेयर मार्केट में रहने वाले लोगों को, कंपनी का शेयर जो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है और जो कंपनी का शेयर फर्दर होल्ड करना चाहता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। इसलिए एजीएम या ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये जब भी होता है इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। वही बात यहाँ पर बोला कि मीटिंग सर्व एज द फोकल पॉइंट फॉर द शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ज एंड गिव देयर डिसीजन ऑन द डिसीजन टेकन बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर जो डिसीजन लेगा और वो लोग डायरेक्टर को डिसीजन को अप्रूवल करेगा कि नहीं करेगा, वो सारा खेल डिपेंड करता है मीटिंग्स पे। The proceedings of the general meeting are recorded in the minute books, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। On yearly basis, a company is required to hold its AGM to transact requisite business. Requisite बने जो भी जरूरत का मैटर है, या फिर अगर रिक्वेस्ट करके भी बोला जा रहा है तो वो करना पड़ता है, इंक्लूडिंग एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट इज लाइक, ये जो आपको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, क्या लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसका है ये, किस कंपनी का है, मैंने क्या ओपन करके रखा, ये हीरो का है। होंडा तो अभी है, हीरो के साथ है नहीं, ये सिर्फ हीरो का है। ठीक है, तो ये हीरो का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें क्या क्या आता है, पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। तो कंपनी का जो एवरी ईयर जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आता है वो एजीएम में
डिस्कशन करना मैंडेटरी है, समझे? तो यही बात यहाँ पर कर रहा है सर, इंक्लूडिंग द अडॉप्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। जो पहले डायरेक्टर था, अगर उनको फिर से रीअपॉइंट करना है तो रीअपॉइंट करो, अगर रीअपॉइंट नहीं करना चाहते तो अगर नया अपॉइंटमेंट करना चाहते हो तो नया अपॉइंटमेंट करो, ठीक है? मैं आगे आगे इसको और डिटेल्स में बताऊंगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज अड्डा। अड्डा माने ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, ये मीटिंग का एक पार्ट होता है। नॉर्मली एजीएम जो होता है उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस का डिस्कशन करना मास्ट होता है। ये आगे का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ ही लेता है, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है और ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या डिस्कशन होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं अड्डा। इसमें अड्डा का पहला ए का मतलब होता है अभी जो मैंने आपको दिखाया, डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है? डी का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो भी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, ठीक है? और एक डी का मतलब होता है ये जो बताया अभी, डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। स्पेशली जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनके जगह में न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना, या फिर अगर उनका टाइम अभी भी है, रिटायरमेंट नहीं हुआ है, तो उनको रीअपॉइंट करना, ये हो जाता है सेकेंड डी। और ये लास्ट वाला जो ये होता है सर ऑडिटर्स का मैटर्स। ऑडिटर माने जो एवरी ईयर कंपनी को ऑडिट करता है, जैसे करेंटली हीरो मोटर का ऑडिटर कौन है? डेलॉयट, है ना? ऐसे कोई भी फर्म हो सकता है ऑडिटिंग, लेकिन मैं आपके जो करेंटली जो एनुअल रिपोर्ट हम लोगों के सामने गिवन है, ठीक है, जो मैंने एक्चुअली डाउनलोड करके रखा था, इसका ऑडिटर कौन है? डेलॉयट हस्किंस एंड एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑडिटर। तो कौन कंपनी में ऑडिटर रहेगा? ये है उसका पार्टनर, जिनका मेंबरशिप नंबर डिटेल्स भी दिया हुआ है। तो कौन ऑडिटर बनेगा, ये भी डिसीजन कहाँ होता है? मीटिंग्स में। कौन से फर्म को ऑडिट का काम दिया जाएगा, ये डिसीजन। ऐसे तो बहुत फर्म है छोटा बड़ा मिला के, लेकिन जितना बड़ा कंपनी बड़ा होगा, बिजनेस बड़ा होगा, तो बड़े बड़े फर्म को मिलता है। जैसे डेलॉयट बिग फोर में से आता है ना? देयर इज अ बिग फोर अकाउंटिंग फर्म या ऑडिटिंग फर्म, ठीक है? डेलॉयट है, PwC इज आल्सो नोन एज बिग फोर, KPMG इज आल्सो देयर, EY इज आल्सो देयर, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे इंडियन कंपनीज भी हैं, वो भी काफी अच्छे होते हैं। जैसे इंडियन कंपनीज में से जैसे मानो त्रिवेदी है, लोधा है, ठीक है? दीज आर वन ऑफ द बिग फर्म, ठीक है? बट ये लोग इंटरनेशनली काफी रिनाउंड है बिग फोर में, PwC, KPMG, EY, डेलॉयट एक्सेट्रा, ठीक है? तो नॉर्मली देखा जाता है जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज होते हैं, जैसे कि हीरो मोटर और भी रिलायंस एक्सेट्रा, उनके केस में ऐसे बड़े बड़े फर्म को ही मौका मिलता है। तो क्या ये लोग इंटरनेशनल चार्टर्ड लोग आके करते हैं क्या? नहीं, चार्टर्ड सब यही के होते हैं, ठीक है? लेकिन मैनेजमेंट समझ में आ रहा है ना? तो यही सब डिस्कशंस होता है कि क्या हालत है बिजनेस का, ठीक है? अपकमिंग क्या सिचुएशंस है, उसके बारे में फिर आगे फर्दर डिस्कशन। फिर और क्या बोलता है आफ्टर द, अच्छा क्या बोला सर? तो अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स ऑडिटर एक्सेट्रा आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद होता है। जैसे मानो करेंटली फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 23-24, ये प्रीवियस ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर खत्म हो चुका है, ठीक है? अब ये करेंटली स्टार्ट हुआ है 24-25, जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2024 को और ये खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2025 को। तो अगर 24-25 का जो भी बिजनेस होगा, ये जैसे ही 31 मार्च 2025 खत्म होगा, इसके बाद आपको AGM कॉन्टेक्ट करना है, इससे पहले नहीं होगा, ठीक है? इसका भी रूल होता है, 6 महीना 9 महीना का रूल होता है, मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है? कि कितने दिन के अंदर करना चाहिए। अगर टाइम पे AGM नहीं करेंगे, अगर एनुअल जनरल मीटिंग टाइम पे कंडक्ट नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगा, सिंपल बात है। जो सिंपल ये कॉम्प्लायंस है, और ये इस पे मेनली ये सब देखने का काम किसका है? CS का। ऐसे पूरा मैनेजमेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रखना किसके लिए है? ये अपना ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज के अंदर है। एग्जैक्टली, ठीक है? कंपनी सेक्रेटरी, जैसे सिंपल बात है, कंपनी सेक्रेटरी इज लाइक अ मदर ऑफ ए बिजनेस,
सीए इज लाइक फादर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सीए में इज लाइक अ फादर। क्यों? क्योंकि सीए वाले का मेन चक्कर क्या रहता है कि बिजनेस का पैसा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए। सोर्स ऑफ फंड कहाँ से होना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करे, ठीक है, मैंने फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, यही दो मेन केस है। और उसको मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो बीच का चीज है, बिजनेस के बीच में अकाउंट्स बेसिकली एक बस जरिया है और कुछ नहीं। हमको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए अकाउंट्स का कोई जरूरत नहीं होता, बिजनेस के लिए बिजनेस करना जरूरत होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो क्या आप पहले सोचोगे कौन मेरा अकाउंटेंट बनेगा? पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप खूबी है, आप चाहते हो कि आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो क्या आप पहले ये डिसाइड करोगे कि हु विल बी माई अकाउंटेंट एंड हाउ आई कैन मेंटेन अकाउंट्स, ये सब डिसाइड करोगे क्या आप पहले ये डिसाइड करोगे कि बिजनेस के लिए फंड कहाँ से आएगा और मैं कहाँ इन्वेस्ट करके 4 पैसा कमा सकूं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा, अब अकाउंट्स का काम तब आ जाता है, अब तब अकाउंटेंट का भी जरूरत पड़ जाता है। और जब लार्ज लेवल में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का जरूरत पड़ जाता है। क्यों? तब बिजनेस और नॉर्मल लेवल में नहीं है। अब ऐसे बड़े बिजनेस को मैनेज करने के लिए यू नीड अ फादर फिगर लाइक सीए में, जो आपको हर पॉइंट में एटलीस्ट फॉर फाइनेंशियल पर्पस गाइड करता रहेगा। और मदर फिगर लाइक सीएस, ये सब कहीं लिखा नहीं है, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। किसी भी किताब में सीएस को मदर और सीए को फादर ऐसा कोई नहीं बोला, ये मैं आपको इंडियन मेंटेलिटी से बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग का एक इंडियन साइकी होता है ना कि मैनेजमेंट माँ का कॉन्सेप्ट है और पैसा बाप का कॉन्सेप्ट है ना। तो जैसे मानो अगर फैमिली में कभी भी, जैसे नॉर्मली हम लोग नॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं कि अगर फैमिली में कभी बच्चा माने जो चाइल्ड होते हैं फैमिलीज के अंदर, जैसे मानो आप लोग अभी घर के बच्चे लोग ही तो, मैच्योर तभी उतना हो नहीं हो, अभी जस्ट हो रहे हो, ठीक है। तो कभी अगर आप गलत काम करते हो, गलत काम करने पे नॉर्मली इसके लिए घर पे माँ को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि पापा को? माँ। वाई माँ? बिकॉज पापा तो बाहर ही रहते हैं ना अपने वर्क के लिए। तो आपका जो रूल्स रेगुलेशंस, आपका जो डिसिप्लिन, आप गलत काम नहीं करोगे, ये सब देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज माँ का रहेगा। बच्चा बिगड़ गया, उस टाइम पे पापा आके क्या करते हैं? माँ को ही बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो आप, इतना भी ध्यान नहीं दे सकते। बच्चा खराब हो रहा है, मेरे को टीचर्स बता रहे हैं, आसपास में लोग बोल रहे हैं कि ये फालतू जगह में जा रहा है, फालतू दोस्तों के साथ घूम रहा है, होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन इज माँ का काम। तो सिमिलरली सीएस का काम क्या है? कंपनी का रूल्स रेगुलेशन, ताकि कंपनी को ये सब प्रॉब्लम में ना आना पड़े। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि जिंदगी में कभी ये भूलो ना कि सीएस करता क्या है, ठीक है, और सीएससीए में करता क्या है। यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सीए को रूल्स जानना नहीं है। सिमिलरली जैसे पापा घर का मैटर में रूल्स रेगुलेशन संभालते नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि पापा घर का रूल्स रेगुलेशन नहीं जानेगा? सब जानेगा, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ पालन करता है। सिमिलरली इनकम का सारा जिम्मा पापा का होता है नॉर्मली, जनरली, एक्सेप्शनल बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि माँ को नहीं पता होगा फाइनेंस कैसे चलते हैं? इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी को भी अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, फाइनेंस पढ़ाया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस को नहीं दिया जाता। क्या समझा है सर? मुझे खुद को मजा आ रहा है मेरे को, आई रियली फील गुड। ऐसा मैं भी कभी इतना डिटेल्स में नहीं समझा, जो आज बताते बताते निकल गया। आप तारीफ करो ना करो, खुद का तारीफ मैं ही कर रहा हूँ। करोगे तारीफ? कर लो। कभी कभी होता है ना, जब अच्छा शॉट निकलते हैं, है ना, एक अच्छा लगता है, वही मेरे को भी अच्छा लगा। सीरियसली इतना डिटेल्स में मैं भी कभी नॉर्मल इतना सोचा नहीं, आज सच में अच्छा सोचा, ठीक है। अच्छा। इसीलिए कंपनी चलाने का सिस्टम में बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होता है। गलत होने से, अभी देखो ना, जिरोदा का ही देखो ना, कंपनी में 5 लाख का पेनल्टी, डायरेक्टर्स वगैरह को सब 5 लाख 4 लाख, मैंने फालतू में 15 लाख का झोल लग गया।
15 क्या 20 लाख का, 3 जन को 5-5 एवरेज में, और कंपनी को 20 लाख का झोल लग गया। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक होता तो शायद ये ना होता। ये तो कुछ भी नहीं, कंपनी पे करोड़ों का पेनल्टी लगता है, मैं आपको ऐसा हजारों दिखाते जाऊंगा। तो ये सब ताकि कम हो या ना हो, ठीक है। मेरे को 4 दिन से एक ब्रोकिंग फार्म माथा खराब कर रहा है, इमीडिएटली बोल रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव पास आउट स्टूडेंट भेजो, ठीक है, क्योंकि उनका जो कंप्लायंस है सेबी रिलेटेड और कंपनीज एक्ट रिलेटेड, उनको काम करने के लिए 2 बंदा इमीडिएटली चाहिए। मैं बोला देखो मेरा जितना करेंटली था सब ऑलरेडी प्लेस्ड है, नया मेरे को मिल नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रोज फोन करता है, सर देखिए ना मेरे को 2 चाहिए, 10,000 करके स्टाइपेंड देगा, ठीक है, 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी पूरा करेगा, ठीक है। माथा खराब कर रहा है। मैंने इतना क्या, बोले सर बहुत तकलीफ हुआ, मैं पूछा HR को, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वही फोन करते हैं, मैंने इतना आप लोग मैंने क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है क्या आप लोग? बोले देखिए मिल तो नहीं रहा है, एक तो हम लोग बेसिकली कंप्लीट CS नहीं मांग रहे क्योंकि हम लोग का बजट कम, तो हम लोग चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पास आउट हुआ है और जिनको इंटर्नशिप करना है हम उन्हीं से काम सिखा के करवा लेंगे, क्योंकि हम लोग का बजट कंस्ट्रेंट है, हम 50-60,000 पे नहीं कर सकते मंथली, ठीक है। हाँ मंथली 50-60,000 एक CS का सैलरी तो हो ही जाता है, एनुअली 6-7 लाख तो मिनिमम कमाते ही है मिनिमम, ठीक है। तो उतना सैलरी वो नहीं दे सकता, लेकिन वो फिर वो इंटर्न से करवा सकते हैं। तो वही काम के लिए, क्योंकि ब्रोकिंग फार्म जो है वो छोटा है, लेकिन उसका बिजनेस का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, और उससे इतना पेनल्टी लग रहा है जो वो सह नहीं पा रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई दे नीड इमीडिएट 2 CS एग्जीक्यूटिव पास आउट स्टूडेंट्स, जिनका इंटर्नशिप का भी कॉन्सेप्ट रहेगा और उनको मिनिमम 10,000 देगा, बाकी अगर कैलिबर रहेगा तो वो लोग मेरे को ये भी बोले कि 15,000 to 20,000 तक भी हम लोग जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी स्टूडेंट्स कैलिबर, मतलब वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। चलो जैसे ही AGM कंप्लीट होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सर? जैसे ही AGM कंप्लीट होगा फिर कॉन्सेप्ट में आ जाता है एनुअल रिटर्न, जो आपको मैं बता रहा था। साल भर कंपनी जो भी करेगा, फाइनेंशियल मैटर से लेके कंपनी का मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर से लेके सभी मैटर अभी एनुअल रिटर्न में प्रिपेयर करके उसका कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? ROC में, ठीक है, जुरिस्डिक्शनल रजिस्टर ऑफ कंपनीज। दिखा देता हूँ, जस्ट विजिट ROC MCA वेबसाइट, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में आपको ROC के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो सर, ये इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप इंडिया में कहाँ ROC का ऑफिस है, पूरे भारत में कहाँ है सब पता चल जाएगा। मैं कहाँ से निकाला, सोर्स क्या है, कोई आलतू फालतू जगह से नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, जैसे मानो हम कहाँ से हैं, कोलकाता से, जस्ट क्लिक हियर, क्या दिखा है, निजाम पैलेस, सेकंड MSO बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर, AGC पोस्ट रोड, कोलकाता 7,20,000 वेस्ट बंगाल, ठीक है। फोन नंबर भी है, फोन मत कर देना फालतू में, ठीक है। अच्छा एक चीज आप देखा ना, ये कोलकाता में ROC ऑफिस है, इनके पास कंपनी का सारा फाइलिंग होना चाहिए, एटलीस्ट जिस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बना हुआ कंपनी अपना सारा डिटेल्स वेस्ट बंगाल के कोलकाता ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ROC बिल्डिंग में जमा होना चाहिए। सारा काम ऑनलाइन में हो जाएगा, लेकिन मेंटेन इधर होता है। मैंने इनका ऑफिशियल एड्रेस दिया। इंडिया में नॉर्मली ये जान लो, ये मैं बेसिक में भी बोलता हूँ फिर बता रहा हूँ, भारत के सारे स्टेट में 2-2 एक एक करके ROC है। जैसे वेस्ट बंगाल में देखो एक ही है कोलकाता में, साउथ नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में है और एक शिलोंग में है, ठीक है। इधर हैदराबाद में है, विजयवाड़ा में है, लेकिन देयर 2 स्टेट्स जहां पर आपको 2 ROC मिलेगा। महाराष्ट्र में 2 ROC दिखता है, एक मुंबई एक पुणे, दोनों ही महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। और आपका तमिलनाडु में 2 ROC दिखता है, एक है आपका चेन्नई और एक है आपका कोयम्बटूर। पुडुचेरी इज डिफरेंट, पुडुचेरी इज यूनियन टेरिटरी, ठीक है। सो पुडुचेरी दिखेगा कि आपको तमिलनाडु के अंदर ही, लेकिन इट्स नॉट तमिलनाडु, ठीक है, इट्स अ यूनियन टेरिटरी। बट चेन्नई is in Tamil Nadu and Coimbatore is also is in other Tamil Nadu, ठीक है। तो तमिलनाडु में 2 ROC है। सर क्यों ऐसा क्यों? सर बिकॉज यहाँ पर कंपनी ज्यादा है, एक ROC मेंटेन नहीं कर पा,
जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज्यादा हुआ है वहां पर एक आरओसी से मैटर नहीं मैनेज होता, तो गवर्नमेंट ने दो आरओसी बना के रखा। ठीक है, तो ये भी एक चीजें हैं कि किसी भी कंट्री का, स्टेट का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आरओसी देख के भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कंपनी फाइलिंग या एनुअल रिटर्न फाइलिंग कहाँ होगा? आरओसी ऑफिस में। ऑफिस कहाँ है उसका भी आइडिया आपको मिल जाएगा, एक दिखाया, बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एवरी कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। हर कंपनी को अपने मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक जैसे स्कूल में आप लोगों का रजिस्टर मेंटेन होता था। ठीक है, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर माने मेंबर माने शेयर होल्डर, जिनके पैसे से कंपनी चलता है, और डिवेंचर होल्डर माने जिनके लोन पे कंपनी चलती है, जिन्होंने कंपनी को एज ए लोन पैसा दिया, बाद में रिटर्न मांगेगा माने विद इंटरेस्ट कुछ पैसा लेगा। ठीक है, बाद में विद इंटरेस्ट कुछ पैसा लेगा। तो डिवेंचर होल्डर का कॉन्सेप्ट ये है। तो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर होगा, जो भी डिवेंचर होल्डर होगा, उसका सारा चीजें मेंटेन होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, और इसके अलावा अगर और कुछ भी सिक्योरिटी होल्डिंग का मैटर हो, ठीक है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो सकता है, या फिर बॉन्ड होल्डर हो सकता है, यानी एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो कंपनी के पास पैसा जमा हुआ है, ठीक है, वो सारा चीज भी होना चाहिए। जैसे मानो डिपोजिट्स बोल के एक होता है, जो एक चैप्टर आएगा, डिपोजिट बोलते हैं, कंपनी डिपोजिट। ठीक है, माने जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, सिमिलरली कंपनी में भी डिपॉजिट जमा होता है। कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है, लाइक एफडीज, तो वो सब भी एक सिक्योरिटीज की तरह होता है। वो सब चीज को अदर सिक्योरिटी होल्डिंग के अंदर डाला। ठीक है, चैप्टर 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जो सेक्शन 88 से 122 के अंदर डिटेल्स में बोला है। मैंने आपको एक्चुअली आज पूरा ये चैप्टर में क्या है इसका पूरा चीज समझा दी। इसका एक्चुअली ये चैप्टर को पढ़ने का मेन रीजन क्या है, लिटिल बिट बोला सेक्शन वाइज, लेकिन डिटेल सेक्शंस का बाद मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। उसमें रजिस्टर, एनुअल रिटर्न, ठीक है, मीटिंग्स, ठीक है, रिक्विजिट्स ऑफ कन्वीनिंग अ मीटिंग, मैंने मीटिंग करने के लिए क्या रिक्विजिशंस होना चाहिए आपके पास, प्री रिक्विजिट होता है। मैंने मीटिंग ऐसे ही नहीं कर सकते, मीटिंग करने से पहले बहुत कुछ नियम पालन करना पड़ता है। जैसे स्कूल में बचपन में गार्जियन मीटिंग होता था, तो क्या कभी भी गार्जियन मीटिंग होता था, या गार्जियन मीटिंग होने से पहले स्कूल कमिटी भी एक मीटिंग बिठाता था कि हमें गार्जियन मीटिंग बुलाना चाहिए, फिर वहां पर एक मुद्दा डिस्कशन होता था, उसके बाद गार्जियन के घर में चिट्ठी जाता था, और आप लोगों को भी बोल दिया जाता था कि माँ पापा को बोल दीजिएगा कि स्कूल में मीटिंग। तो जितना भी रिक्विजिशन कॉन्सेप्ट होता है, प्री रिक्विजिट, वो सारा चीज मेंशन करना होता था। यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, बट इन ए कंपनी मैटर्स। ठीक है, तो यही सब कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स में जानेंगे। एग्जाम में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, 10 to 15 मार्क्स तो आराम से मिलता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और रियल लाइफ में भी जब काम करोगे बहुत जरूरत है। स्पेशली जो लोग प्रैक्टिसिंग सीएस या कंपनी सीएस सेक्रेटरी बनेगा, उनके लिए तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि उनको सारा दिन यही सब मेंटेन करना होता है। तो क्या सीएस सीएमए वाले को नहीं जानना है? दे हैव टू नो एवरीथिंग, पापा को सब जानना होता है। आप लोग कौन है समझ गए ना, बाप है कंपनी का, और माँ को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, ये मेरा डेफिनेशन है। आई डोंट थिंक आज तक किसी ने ऐसा बोला होगा, मैं शायद पहला बंदा हूँ ऐसा करके बात किया है। जो भी हो, आज का क्लास इतना ही है, बाकी डिस्कशन। अच्छा, जो फ्राइडे वाला कंपनी लॉ का क्लास है, उसमें जो चैप्टर चल रहा था उसी में कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा और बात चलेगा, और ये वाला क्लास इसी दिन में, आज के दिन में होगा। इसको रूटीन में प्लीज ऐड कर लेना। सैटरडे वाले में, जहां पर अभी शायद किसी किसी के रूटीन में अकाउंट्स बेसिक्स दिखेगा, वहां पर अकाउंट्स बेसिक की जगह कंपनी लॉ लिख देना। ठीक है, चेंज कर देना। ठीक है, जब तक चलेगा वही रहेगा। बाद में जिनका अकाउंट्स रहेगा उनको बाद में मैं बोल दूंगा कि अभी कंपनी लॉ खत्म, अकाउंट्स का क्लास स्टार्ट। ठीक है, वो जब होगा तब बताया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। फिर आज इतना ही है। ओके सर, बाय सर। ओके सर, बाय सर, बाय सर। बाय थैंक यू सर। सर। ओके सर।